नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। रोहिंग्या को लेकर यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के अलावा यूपी में एक साथ 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी खलीलाबाद, बस्ती, अलीगढ़ और संत कबीर नगर में की गई। एटीएस टेरर फंडिंग को लेकर भी सबूत की तलाश कर रही है। संत कबीर नगर से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि रोहिंग्या के लोगों के लिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनाए जा रहे थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संदिग्ध दस्तावेजों की बरामदगी की बात भी कही गई। सवाल उठता है कि वो कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, जो देश विरोधी हैं। बार बार सबूत मिलने के बाद भी हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे शरणार्थियों की मदद में जुटे हैं जो देश विरोधी काम में लिप्त हैं। इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रोहिंग्या और टेरर फंडिंग केस में उत्तर प्रदेश एटीएस को भारी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने गोरखपुर, खलीलाबाद, अलीगढ़ समेत कई जिलों में छापेमारी की। यूपी के विभिन्न जनपदों तथा अन्य प्रांतों में भी जांच पड़ताल की जा रही है, जिससे अभियुक्त के सहयोगियों का विवरण और साक्ष्य किए जा सके। अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के कई अन्य जनपदों में भी दबिश दी जा रही है तथा कई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। फर्जी पासपोर्ट मामले में शहर कोतवाली के मोतीनगर और मोइनुद्दीनपुर से अब्दुल मन्नान समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। मेरे भाई को रात को एटीएस वाले या कौन विभाग रात से रूम से लेके चला गया है पकड़ के। कोई पता नहीं चला है कौन से लोग ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं, उसको पता करना है मुझे। मैंने किस जुर्म में क्या वजह है, क्यों लेके गए उनको। आखिर ये लोग कौन हैं जो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो देश विरोधी हैं? उत्तर प्रदेश एटीएस की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन विरोधियों के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा है जो सीए एनआरसी के माध्यम से, जब भारत सरकार और मोदी जी की सरकार इस प्रकार के घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात कर रही थी, तो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी के ये विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि यूपी एटीएस की एक टीम महाराष्ट्र में भी छापेमारी कर रही थी, जहां से कई संदिग्ध दस्तावेज मिलने की पुष्टि कर दी गई है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए राघवेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सैफ खान साहब मेरे साथ जुड़ गए, नेता कांग्रेस। मेरे साथ अनुराग भदौरिया थोड़ी देर में जुड़ेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। विभूति नारायण राय जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और पुलिस महकमे को बहुत करीब से उन्होंने चला है। साथ ही मेरे साथ अजमल खान साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैफ खान साहब, पहला सवाल आपसे ये कि अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि ये विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे उनको ये सोचना चाहिए कि वो देश विरोध में काम क्यों कर रहे हैं। बोलिए। सबसे पहले मैं बड़े आश्चर्य और हैरानगी होती है कि ऐसे जो है भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज प्रतिनिधि जो हैं वो ऐसे बयानबाजी करते हैं, ऐसे सीए से जोड़ रहे हैं। टेररिज्म का क्या रिलेशन है सीए से या एनआरसी से? पहली बात जो है मैं ये उनसे ही जिन्होंने बयान दिया उनसे ये पूछना चाहिए कि ये आपने किस हिसाब से जो है सीए और एनआरसी के साथ जोड़ा है, जबकि देश में आप 200 से ज्यादा जगह प्रदर्शन हमारे देशवासी कर रहे थे और लगातार जो है प्रदर्शन सामने आ रहे थे, जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर और बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पूर्व अधिकारी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो क्या वो सब टेररिज्म से रिलेटेड आ जाते हैं? सैफ खान साहब ये बताइए, इनके वहां को जिन लोगों को पकड़ा गया उनको गलत तरीके से नागरिकता दिलाने की बात सामने आई है, गलत तरीके से दस्तावेज बनाने की बात सामने आई है। आप सीए एनआरसी का ही तो विरोध कर रहे थे ना, इसका मतलब आप इसके समर्थन में हैं। आप चाहते हैं कि गलत तरीके से लोगों का सर्टिफिकेट बने, आप चाहते हैं गलत तरीके से लोगों को नागरिकता मिले। बोलिए। नहीं अंजित, मैं आपको जवाब देता हूं इस बात का। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, यूपीए 1 और यूपीए 2 में 26,000 लोग जो है वो बाहर भेजे गए जो नॉन रेजिडेंट इंडियन थे। आज भारतीय जनता पार्टी कितने टेन्योर में जरा मुझे बताइए ना। 13 सर ये तो वो बताएंगे
ये तो वो बताएंगे कि तो कितने हम तो भेजे, अपनी कितने सरकार क्या में जो है किए। अपने इंडियन नेशनल लेकिन मैं कांग्रेस के आपसे tenure में जानना UPA चाहता 1 और हूं, UPA 2 में जब आप हम तो सीए ये काम एनआरसी कर का चुके हैं। विरोध करते हैं ना, तो आप ऐसे नहीं, लोगों को भेजे बचाते नहीं, हैं अंजित, जो बात यही फर्जी होती है। दस्तावेजों आज के सवाल जरिए ये है, अंजित, हिंदुस्तान कि की देश में नागरिकता चाहते हैं। अंजित, पहले तो आप ये पहले आप सवाल पूछते हैं तो जरा सुनने की क्षमता भी रखिए। सर, सवाल सही सवाल का जवाब देंगे, मैं बिल्कुल सुनूंगा। आप सही सवाल का जवाब दीजिए सर, क्षमता है। आप सही सवाल सुनना नहीं चाहते हैं, आप सही सवाल को इग्नोर करना चाहते हैं। बोलिए। आज सीआरपीएफ कह रही है सबसे ज्यादा हमारे राघवेंद्र जी बोलिए। राघवेंद्र जी बताइए, आपसे बिल्कुल सवाल नहीं किया करना साहब खान ने चाहते। मैं साफ कि साफ क्या आपके जुमलेबाजी चैनल पे करते हैं आप, और प्रश्न कर और देना आपको चाहता पता ही नहीं कि हूं उत्तर आज प्रदेश जो में है फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। हैदराबाद में भी ATS ने जो है छापे मारे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के दम पे इनकी सरकारें चलती रही हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, केरल की सरकार हो, दिल्ली तक में रोहिंग्या और बांग्लादेश से घुसे बैठे हैं। इन्हीं लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ही फर्जी दस्तावेज बना बना के नागरिकता दिलाई है। कितने ये लोग किस मुंह से बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, इन लोगों ने नाक दम कर रखा है। सीएए और एनआरसी का विरोध करते थे, इतने साल में 1300 एनआरसी का विरोध आप 1300 करते थे। 26,000 भेजे हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अरे क्यों फर्जी आंकड़े इस बलबूते पे करते हैं क्योंकि आपने जो है धर्म के नाम पे नागरिकता जो है वो देने का वो प्रावधान किया है, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ नहीं करता है। ये है गलत। आप अगर आर्टिकल 21 पढ़ते तो अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रतिनिधि हैं वो हवाओं में बात करना चाहते हैं। सुनिए, ये बात जो है घरों पे अपने बच्चों को बोलिएगा झूठ। या देश के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने क्या? आर्टिकल 21 क्या कहता है? पूरा देश क्या कहता है बताइए, आप लोग मैं जानना चाहूंगा। क्या धर्म के नाम पे नागरिकता दे सकते हैं? सुनिए, क्या धर्म के नाम पे नागरिकता दे सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अरे साहब, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्या धर्म के नाम पे नागरिकता देनी सही बात है? नहीं। और सुनिए, दूसरी बात यह है कि आज देश में सबसे ज्यादा टेररिज्म केसेस आपके टेन्योर में बढ़ रहे हैं। मैं कंपेयर करूंगा अभी जो है कि आपके टाइम पे क्यों पार्लियामेंट पर अटैक हो जाता है, आपके टाइम पे उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक एक्सप्लोजिव क्यों पाए जाते हैं, आपके टाइम पे कंधार विमान क्यों जो है वो किडनैप क्यों हो जाता है, आपके टाइम पे बड़े बड़े टेररिस्टों को क्यों रिलीज कर दिया जाता है। हमारे टाइम पे तो 90,000 सोल्जर्स जो है सरेंडर करते हैं। हमारे टाइम पे तो पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हो जाते हैं। हमारे टाइम पे तो 5,000 टैंक जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारे टाइम पे होता है। आपके टाइम पे जो है हमने स्पेसिफिकली देखा है, जब हमारे देश के जवानों को भी जरूरत पड़ रही होती है तब जो है आप जो है मना कर देते हैं, होम मिनिस्ट्री मना कर देती है। मैं जानना चाहता हूँ बनवाते हैं। मैं तो जानना चाहता हूँ, आपसे जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। मतदाता पहचान। अरे साहब, वो तो आपकी सरकार करती है, क्योंकि आपकी सरकार है करप्ट, इसलिए हमने 26,000 लोग बाहर भेजे हैं। सुनिए, अपना बताइए ना कितने लोग बाहर भेजे हैं। अरे हवा में बात करते हैं, जाके ये भाषण ना अपने घर पे बच्चों को दीजिए, झूठ चैनल पे नहीं। 1300 कुछ लोग अभी तक 1300 कुछ लोग भेजे हैं। और सुनिए, सीए की बात करते हैं तो धर्म के नाम पे नागरिकता देनी सही है या गलत है बता दीजिए। अरे कुछ शर्म करिए। अरे मुझे बता दीजिए, धर्म के नाम पे नागरिकता देनी सही है नहीं? अरे साहब, वो आप लोग जो है आप लोगों के पाकिस्तान मैं तो ये पूछ रहा हूँ, धर्म के नाम पे नागरिकता देनी अलाउ है या नहीं? सही है या गलत है? क्या हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 क्या कहता है? जवाब दे दीजिए। अरे जवाब दे दीजिए। हम जाके पाकिस्तान में केक नहीं काटते हैं मोदी जी की तरह। हम देश में पाकिस्तान में बिना बुलावे नहीं चला जाते हैं। हम देश में पाकिस्तान से शौले गिफ्ट लेके नहीं आते। या पाकिस्तान के वो कर रहे हैं, हम तो वो सरकार है साहब जो हमारे देश में, जब हमारी सरकार थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। चर्चा मिलाना चाहता हूं राघवेंद्र जी और साहब खान साहब। अनुराग भदौरिया को मैं चर्चा मिलाना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया जी, सीए और एनआरसी का विरोध इसलिए हो रहा था ताकि रोहिंग्या को क्या राजनीतिक दल वोट बैंक समझ रहे थे? बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा होता नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। उनको सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करनी है। उसको बदायूं में इतना दुर्दांत घटना हुई या महिला। सर, आज जो पकड़े गए, आज जिनको पकड़ा गया संत कबीर नगर से, खलीलाबाद से एक जेई को गिरफ्तार किया गया, उसको लेके आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इस देश के
मैं बोल रहा हूँ ना, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग क्या बोलेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लड़कियां ही हमारी लड़कियां कहने वाले लोग, और ये सच मान के चलिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो हिंदुस्तान का विरोध करेगा, जो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानेगा, अरे क्यों पीछे बोल रहे भाई, बोलने दो मुझे, मैं हो जाऊं तो बात साहब खान साहब नहीं, साहब खान साहब नहीं, अभी बीच में आप नहीं बोलेंगे, साहब खान साहब बीच में नहीं बोलेंगे, राघवेंद्र जी और अनुराग जी बोलेंगे, सिर्फ राघवेंद्र जी और अनुराग जी बोलेंगे, बोलिए। अरे भाई बोल ले तो फिर मैं बोलूं, बोलिए। देखिए मछली बाजार से अच्छा नहीं होता, गंभीर बात है। मैं कह रहा हूं इस देश के अंदर तो दिखो ईसाई हो, कोई व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान उस चीज के साथ खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करना नहीं है। उसको सिर्फ देखिए, अरे अनुराग जी ये बताइए, गिरफ्तारी सही हुई कि गलत हुई ये बताइए। अनुराग जी खलीलाबाद में गिरफ्तारी हुई है, वो सही हुई है कि गलत हुई है? बुलाया भाई, बात करने देगा कि कहाँ मुसलमानों का नाम आता है, बात करने दोगे, आपकी आवाज आएगी ना मेरी आवाज आएगी, खाली चिल्लाते रहोगे। बिल्कुल आप लोग अच्छा तकिए के नीचे रख के सोते हैं। बोलो फिर मैं बोलूंगा। आप ये बताइए, जो रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है वो गलत हो रही है कि सही हो रही है? एनआरसी सीए के विषय में भी जरा अपना तुष्टि बता दीजिए क्या है। आप लोग अपनी राय रखिए कायदे से, इस प्रकार की बातें मत किया करिए। पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है। आप लोग मुस्लिम लड़कियां ही हमारी लड़कियां कहने वाले लोग हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अनुराग जी आप लोग, अरे अनुराग जी थोड़ा सा सब्र करिए। ये आप अपने ऊपर मेडल मत लगाइए, ये एटीएस की कामयाबी है। अरे आप बताइए, लेना देना नहीं है इसमें, क्या बात करते हैं? हैदराबाद में भी गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र में भी गिरफ्तारी हुई है, क्या ये आपकी कामयाबी है या एटीएस की कामयाबी है? पहले तो ये रख दीजिए। बोलिए राघवेंद्र जी, किसकी कामयाबी है ये? अब मैं बोलूं, अगर बोल लिया कामयाबी की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों अधीर हो रहे हैं? उसकी निंदा कर दीजिए आप। ये गिरफ्तारी जो गिरफ्तारी हो रही है, ओके ठीक है, अनुराग जी बोलेंगे। अरे पहले अनुराग जी बोले, सुनिए तो साहब खान साहब रुक जाइए भाई, आप ही बोलते रहेंगे तो बाकी लोग पैनल में और लोग क्या करेंगे? एक मिनट रुक जाइए, अनुराग भदौरिया को पहले बोलने दीजिए, फिर एक एक करके सब लोग बोले जाए, कोई दिक्कत नहीं सर। बोलिए अनुराग भदौरिया, पहले आप बोलिए, बात कंप्लीट करिए। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, बीच में कूद पड़ते हैं भैया, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? डिबेट की गरिमा होती, मर्यादा होती है। अगर डिबेट करना नहीं आता तो मत ऐसे लोगों को बुलाया करो जो दूसरों के बीच में बोलते हैं। मैं तो उनके बीच में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए अपनी बात रखने दो। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तारी हुई है, किसी की व्यक्ति, और फिर बीच बोल पड़ा, क्या यार कैसे आदमी को बुला लेते हो? अच्छा मैं डिबेट नहीं कर पा रहा हूँ भाई, आप सोच सकते हैं। अंजीत इनको चुप करिए। अच्छा ठीक है, चलिए आप थोड़ा डिबेट की कल्चर पढ़ लीजिए, तो आपसे बात करेंगे। चुप करिए, मुझे पता होता तो मैं आता नहीं। अगर ये व्यक्ति तो उन्होंने भी कह दिया, बोलिए ना। बता रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, एक ही शब्द बोलता हूँ, अगर राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो, और चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई व्यक्ति, और ये कामयाबी तो जब अरेस्ट होते हैं, कोई स्टेट ने अरेस्ट किया है, अगर कोई आदमी नेशन के खिलाफ काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? इसलिए तो कहता हूं ना, भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए, राष्ट्र की जो बात होती है, पूरे देश की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती है। आप इसको मत मना करोगे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी तो अभी 5-6 साल से आई है, राष्ट्र तो हजारों साल से जिंदा है यहाँ पे, और चला रहा है, उन्नति करता रहा है। बल्कि आपकी सरकार जब से आई है तब से करप्शन बढ़ गया, शमशान घाट में भी करप्शन शुरू हो गया। 40% जिस तरह से मौत हुई है मुरादनगर में, देखा आपने 25 लोगों की मौत हुई है, ये इनके करप्शन की वजह से। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तो देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश में करप्शन ही बढ़ा है। बदायूं की घटना हुई, महिला के साथ अत्याचार हुआ। अनुराग जी मुझे एक बात बताइए, सीए और एनआरसी का विरोध क्या ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता? देश है अनुराग भदौरिया, क्या ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता सीए एनआरसी का विरोध जो इस तरह के जालसाजी में शामिल है? बता दूं, देखिए कोई व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार रिपीट करने की भी जरूरत नहीं, कोई व्यक्ति अगर नेशनल के खिलाफ होगा, राष्ट्र के खिलाफ कोई बात करता होगा, तो वो देश पे कार्रवाई उस पे होगी। सर, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करके, सिर्फ ये करके, सोचिए आज कितना बड़ा मुद्दा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा बदायूं का है, जिस महिला के साथ अन्याय हुआ, लेकिन बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो बैठे यहाँ प्रवक्ता पापा कर रहे हैं, लेकिन उस महिला जो उनकी बहन लगती होगी, हमारी भी बहन है, उसके समर्थन में आके नहीं खड़े हो। हिम्मत है इनकी बदायूं के बारे में समर्थन में खड़े होने? अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी,
मेरी आपको देखिए, मैं कोई होता नहीं आपको सलाह देने वाला, लेकिन फिर भी आपको सलाह दे रहा हूं। वाकई अगर चिंता है ना, तो टीवी पे भाषण बंद करिए और जमीन पे जाइए, न्याय मांगिए जाकर के विधानसभा के बाहर न्याय, और सरकार से कहिए कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले। सिर्फ टीवी पर न्याय मांगने से नहीं मिल जाएगा, टीवी पर आम लोगों की लड़ाई लड़ने से नहीं बात बन जाएगी। अनुराग भदौरिया, सिर्फ टीवी पे काम नहीं चलेगा। समाजवादी लोग तो हमेशा रोड पे हैं। सर जाइए ना, लाठी खा रहे थे, सर हमने तो लाठी खाते हुए अनुराग भदौरिया को देखा था। अखिलेश यादव को पिछले कई सालों में हमने केवल एक बार देखा सड़क पर। ओके सर, ओके, मुझे एक बात, ओके सर, विभूति नारायण जी मैं आपके पास आता हूं। सर विभूति नारायण जी मैं आपके पास आता हूं। सर एटीएस ने कार्रवाई की, कुछ गिरफ्तारियां की, कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये जो खेल चल रहा था, ये क्या जो सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था उससे जुड़ा हुआ नहीं है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ा। देखिए, ये बहस ही गलत जगह ले गए। जो भाजपा के प्रवक्ता सबसे बड़ा झूठ तो ये बोल रहे थे, जो 37 साल के अपने पुलिस के अनुभव मैंने कभी नहीं सुना कि किसी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हों। तो ये तो झूठी बात कह रहे थे। उसी तरह एनआरसी से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, जो रोहिंग्या आए हैं ये शरणार्थी हैं, और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के अनुसार भारत के लिए मजबूरी है इनको शरण देना। बांग्लादेश ने भी इन्हें शरण दे रखी है। अभी ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के बीच में कंफ्यूज कर रहे थे। सर बांग्लादेशियों को कहां शरण दे रखी है तो आपको पता ही होगा। बांग्लादेश ने इनको कहां शरण दे रखी है तो आपको पता ही होगा। हाँ जी, बांग्लादेश में भी रह रहे हैं। वो जगह तो पता ही होगी ना सर कहां दे रखा है। हाँ जी, हमें भी कुछ ऐसा ही इंतजाम करना चाहिए, लेकिन हम इन्हें निकाल के फेंक नहीं सकते, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ये खिलाफ वर्जी होगी, उसका उल्लंघन होगा। हमें इनको शरण देना ही है। अब हम इसको एनआरसी से सर इनको क्यों नहीं बाहर कर सकते? इनको क्यों नहीं बाहर कर सकते? आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून पढ़ने पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस के ये नियम हैं। इस देश में जो कानून है, इस देश में जो कानून बना है कि भाई नागरिकता का कानून बना ना सर, इस देश में पार्लियामेंट से पास हुआ ना। इस देश की संसद से बड़ा कानून कौन हो सकता है सर? एनआरसी से मत जोड़िए जी, ये एनआरसी से इसका कोई रिश्ता नहीं है। आप इनको जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करें, लेकिन उसमें आप नहीं कर सकते। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सर फर्जी आधार कार्ड बनवाना, फर्जी वोटर कार्ड बनवाना, फर्जी पैन कार्ड बनवाना, और यहाँ कुछ लोग उनको शह दे रहे हैं सर। यहाँ कुछ लोग उनको शह दे रहे हैं, बाकायदा फंडिंग हो रही है। इसको क्या समझा जाए, आप बताइए ना। आप तो पुलिस महकमे को आपने चलाया है ना सर। इसका आज तक कोई सबूत नहीं है, और मेरा अपना मानना है कि सिर्फ सांप्रदायिकता भड़काने के लिए, हिंदू मुस्लिम सवाल खड़ा करने के लिए इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। जब ये मुकदमे चलेंगे आज से 4 साल बाद, जब ये छूट जाएंगे, ना आपको याद होगा ना मुझे याद होगा। तो ये खतरनाक खेल है जो भाजपा। तो आप ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस खतरनाक खेल खेल रही है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस खेल रही है? नहीं, एटीएस ने थोड़ी ना ये बात कही है सर। ये तो भाजपा के लोग अब ये सर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने किया ना। नहीं, प्रशांत कुमार, हमारा क्या लेना देना बीजेपी से? हमारा लेना देना तो उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार से है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। देखिए, जहां गैर कानूनी चीज हो, अगर आधार कार्ड गलत बना है, कोई लाइसेंस गलत बना है, कोई सर्टिफिकेट गलत बना है, उसमें कानून के मुताबिक। राघवेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बीजेपी प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं, विभूति नारायण जी बोलिए। राघवेंद्र जी, ये जो बैठे हुए हैं पुलिस के अधिकारी, मेरे सामने टीवी नहीं लगा है। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, ये कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात करना बंद करें। कांग्रेस के, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पंजाब में सिद्धू के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, और वीडियो लगातार उसमें 24 घंटे टीवी चैनलों ने दिखाया था। अब मैं बात करता हूँ, क्यों नहीं रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान एक समान है। घुसपैठिए जो है वो घुसपैठिए जो है देश की संसाधनों का रोहिंग्या और बांग्लादेशी अलग अलग है। लोग जो इनको ये समझ में नहीं आता। सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं। अरे अलग तो है, लेकिन उनकी समस्या तो देश के लिए एक ही होती है। क्या वो देश के भौतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करते हैं? नौकरी नहीं वो लोग हमारे देश के लोगों की खाते हैं, पानी नहीं हमारे देश का पीते हैं।
विभूति नारायण जी, ये दोनों हमारे लिए घुसपैठी हैं, इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं इसलिए नहीं समझ रहा हूँ कि ये तो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, ये फेफड़े के बल पे बहस कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पता है, कानूनों की समझ है। ये यूनाइटेड नेशंस के कानूनों के, यूनाइटेड नेशंस के नियमों के मुताबिक भारत इनको नहीं निकालेगा। और ये भाई ये सिर्फ चिल्ला रहे हैं, तो अब इसमें क्या बहस की जाती है? इनसे कहिए थोड़ा पढ़ के आए हैं। विभूति नारायण जी, सवाल इस बात का है कि फर्जी तरीके से नागरिकता बनाने की, पाने की कोशिश हो रही है। नागरिकता मत दीजिए आप सर, नागरिकता वही तो सवाल है, वही तो सवाल है कि फर्जी तरीके से सारे कागजात बनाए जा रहे हैं और उनको कुछ लोग शह दे रहे हैं, उनको कुछ लोग शह दे रहे हैं पैसे से कुछ लोग शह दे रहे हैं, उनको शह दे रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ का डॉक्यूमेंट उन्हें मिल जाए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है। अजमल खान साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, ये रायता सब तो आप लोगों का ही फैलाया हुआ है सर। देखिए, इल्जाम न लगाइए। अजमल खान साहब बोलिए। ये गलत बात है। देखिए, हमारे यहाँ क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है पूरा, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। जी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है। कोई रायता हम लोगों का फैलाया नहीं। इस तरह के बेहुदा इल्जाम मत लगाइए। और अगर पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी क्रिमिनल ऑफेंस में, किसी क्रिमिनल ऑफेंस के शक में किसी को पकड़ती है तो पूरा क्रिमिनल, असदुद्दीन ओवैसी को सुन लीजिए, हम असदुद्दीन ओवैसी को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। बर्दाश्त करिए थोड़ा ना। आप पहले जानते हैं नहीं जानते? पहले बताइए। नहीं यार, आप पहले बताइए। समर्थक जो अजमल खान, उसको पहले बताओ, ये बताइए, आप असदुद्दीन ओवैसी जानते ही नहीं जानते? आप असदुद्दीन ओवैसी जानते नहीं जानते? अबे इस तरह की बात करोगे बेवकूफी की तो अपना टीवी हटाओ। अबे सुनो अजमल खान, यही आपकी असलियत है, यही दरअसल आपकी असलियत है। आपसे सवाल पूछो, आप बौखला जाते हैं, आपसे आप तुम पर आ जाते हैं, तुमसे तड़ाप पर आ जाते हैं। यही दरअसल आपका असली चेहरा है अजमल खान। अजमल खान, यही आपका असली चेहरा है, यही आपका असली चेहरा है। और आप जानते हैं, आप बेनकाब हो जाते हैं। आपसे जब सवाल पूछा जाता है ना, आप बेनकाब हो जाते हैं अजमल खान। आप पहले रायता फैलाते हैं, आप भड़काते हैं, आप लोगों को गुमराह करते हैं, फिर बेनकाब हो जाते हैं। आप जैसे लोगों का बेनकाब होना जरूरी है अजमल खान। और आप जैसे लोग जब सवाल पूछो तो बेनकाब हो जाते हैं। आप जैसे लोगों को शर्म नहीं आती। आप जाइए, आप जैसे लोगों की कतई जरूरत नहीं है जो इस तरह की बेहुदा बात करते हो। जाइए यहां से। मुझे राघवेंद्र सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, ऐसे लोग जो विरोध कर रहे थे, और विभूति नारायण जी इस बात साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, तो आप लोग प्रोपेगेंडा क्यों फैलाते हैं? नहीं, अरे देखिए, क्या देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठिए नहीं रहते हैं? क्या वो हमारे देश के भौतिक साधनों के ऊपर कब्जा नहीं किए हैं? हमारे देश का भूमि का उपयोग नहीं करते हैं? हमारे देश का अन्न नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं? ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन वो लोग हमारे आज तक कोई प्रोग्रेस किया? -23.9% GDP, 40% बेरोजगारी, बहुत सी रिपोर्ट आ चुकी है साहब। देश में हमारे जवान लगातार बने हुए हैं। हमारे देश के अंदर हमारे जवान जानकारी बाहर देखते हैं, सिवाय भाषण देने के। और अरे आप लोग भाषण देने के लिए आप लोगों ने लोगों को सह देकर के इतने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए देश में घुसड़े हुए हैं। आप लोग किस मुंह से बात करेंगे? आप लोगों ने इनको वोट बैंक तैयार किया हुआ है। आज वर्तमान में रोहिंग्या। चलिए, अनुराग भदौरिया को मैं इस चर्चा में लाना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया को मैं इस चर्चा में लाना चाहता हूं। अजमल खान देखिए सवालों का सामना नहीं कर पाए और भाग गए उठ के। अजमल खान की देखिए विंडो खाली है, उस सवालों का सामना नहीं कर पाए और उठ के भाग गए। अनुराग भदौरिया, मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे। अनुराग भदौरिया जी, एक बात मुझे समझाइए आप कि बीजेपी ये कह रही है कि जो लोग सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे वो लोग ऐसे लोगों को शह दे रहे हैं, क्या ये बात सही है? आप बोलिए। देखिए, बीजेपी क्या कहती है इसके चक्कर मत पड़िए। बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। बीजेपी तो यह कहती है कि देश के अंदर में, जैसे आपने देखा जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को कहती है कि हम उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार तो बाकी हो रहा है। आपने मुरादनगर देख लिया। बीजेपी कहती है कि यहाँ पे हम गुंडा राज खत्म कर रहे हैं।
गुंडा राज का आलम यह है कि बदायूं की घटना, हाथरस की घटना और रोज नई घटना आपके सामने आने को, जब या चाहे देवरिया में सरेआम सीओ एसडीएम के सामने गोली मारती जाती है, तो जो बीजेपी कहती है उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि झूठी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, पूरा देश जान चुका है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना है तो अनुराग जी माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना है, रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।